This conference will now be recorded. अब देखो यहाँ पर नोट पैड की प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो, सपोज यहाँ पर पीसी ए है, पीसी ए और एक पीसी बी, ऐसे समझते हैं पीसी और पीसी बी। तो देखो हमारे पास यहाँ पर ट्रैफिक कैसे चलता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ओएसआई मॉडल कैसे यूज होता है। तो ओएसआई मॉडल में होता क्या है कि यहाँ पर अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें, आईपी एड्रेस और कौन सा एड्रेस होता है, सेकेंड मैक एड्रेस। ये हमारे पास टू टाइप के एड्रेस है, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस काम करता है लेयर 3 पे, मैक एड्रेस काम करता है लेयर 2 पे। लेयर 3 का मतलब होता है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। और मैक मैक एड्रेस काम करता है लेयर 2 पे, मतलब डेटा लिंक लेयर। तो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों चाहिए हमें कम्युनिकेशन करने के लिए। विदाउट मैक एड्रेस कम्युनिकेशन होगा नहीं। तो यहाँ पर मैक एड्रेस, यहाँ पर देखो मैक एड्रेस फाइंड आउट करने का काम इसको बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में। मैक एड्रेस ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लिया जाता है डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। तो जैसे हमारे पास पीसी ए और पीसी बी है, तो पीसी ए के पास क्या क्या होगा, फर्स्ट आईपी होगा और सेकंड क्या होगा इसके पास, अपना मैक होगा, मैक। तो और पीसी बी के पास भी क्या होगा, अपना आईपी होगा और अपना मैक होगा, अपना आईपी और अपना मैक। तो यहाँ पर पहला तो आईपी होगा और पीसी बी के पास अपना क्या होगा, सेकेंड एड्रेस, मैक एड्रेस होगा। तो जब भी हम यूज करते हैं क्या, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो कम्युनिकेशन करते समय दोनों की रिक्वायरमेंट है, आईपी भी चाहिए और मैक भी चाहिए। अगर मैक आ गया तो मतलब डेटा लिंक लेयर यूज हो रहा है, और अगर आईपी एड्रेस आ गया तो क्या यूज हो रहा है, नेटवर्क लेयर यूज होगा। अभी तक हम कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर एप्लीकेशन यूज करेंगे, लाइक हमने यहाँ पर कोई एप्लीकेशन यूज करी, एच टी टी पी, सपोज www.abc.com। तो ये जो वेबसाइट हम एक्सेस करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, किस प्रोटोकॉल से करते हैं, वो हम करते हैं HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू। प्रोटोकॉल, अगर कोई भी वेबसाइट हम एक्सेस करते हैं, अच्छा जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो उसके अगेंस्ट एक आईपी एड्रेस दिया जाता है, एक आईपी एड्रेस में परचेज करना पड़ता है। जैसे सपोज ये वेबसाइट है www.abc.com, इसके अगेंस्ट एक क्या होगा, एक वेबसाइट भी होगा, एक सॉरी एक आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस जो किससे हम परचेज करेंगे, आईएसपी से। जो डोमेन नेम हम परचेज करते हैं ना, डोमेन नेम का जैसे गोडैडी है, गोडैडी से हम क्या लेते हैं, डोमेन नेम लेते हैं। तो डोमेन नेम के अगेंस्ट हमें एक आईपी एड्रेस भी चाहिए होता है, जिसके थ्रू उस डोमेन को हम एक्सेस करते हैं, उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करी, तो इसका मतलब कौन सा प्रोटोकॉल यूज होना है, HTTP प्रोटोकॉल। कोई भी वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो HTTP प्रोटोकॉल ही सेशन क्रिएट करेगा बिटवीन सर्वर, abc.com सर्वर और क्लाइंट के बीच में। बिटवीन सर्वर और क्लाइंट के बीच में कौन सेशन क्रिएट करेगा, ये क्लाइंट है जो एक्सेस करना चाह रहा है क्या, और ये सर्वर है, किसका सर्वर है ये, www.abc.com। तो इन दोनों के बीच में जो सेशन क्रिएट करेगा, इन दोनों के बीच में जो सेशन क्रिएट करेगा, सेशन क्रिएट करने का काम किसका है,
किस प्रोटोकॉल का है? HTTP। और और अगर इसमें HTTP, ये जो प्रोटोकॉल है हाँ, दोनों, इसमें HTTP HTTPS में सेम प्रोटोकॉल काम करेंगे, अलग अलग काम करेंगे दोनों में? वो डिपेंड करता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं। हमारे हमें सिक्योरिटी चाहिए वेबसाइट से या नॉर्मल वेबसाइट चाहिए। अगर ये हमारे ऊपर डिपेंड है जिसने वेबसाइट बनाई है। अगर हमें तो सिक्योरिटी चाहिए तो हम HTTPS से करेंगे, अगर नॉर्मल वेबसाइट है तो HTTP से करेंगे। नहीं, तो प्रोटोकॉल दोनों पे सेम ही होंगे कि डिफरेंट होंगे प्रोटोकॉल? सेम होंगे, सेम होंगे। अच्छा। तो अगर सर जैसे उसके लिए तो पोर्ट नंबर फॉरवर्ड चाहिए, ओपन करना पड़ता है HTTPS के लिए, तो प्रोटोकॉल सेम कैसे रहेगा मतलब? नहीं नहीं नहीं, मेरा मैकेनिक मतलब ये है, चाहे हम क्लाइंट या सर्वर इन दोनों में हम कुछ भी एक्सेस करें, क्लाइंट अगर एक्सेस हाँ करेगा या तो वो HTTP के थ्रू करेगा या तो HTTPS के थ्रू करेगा, हाँ। है ना? तो चाहे HTTPS को यूज करे कि नहीं, अच्छा। उसमें तो देखो ये समझना, जैसे हमारी वेबसाइट www.abc.com, तो ये जो जब हमने वेबसाइट बनाई थी तो हमने इसमें क्या किया, एक सर्टिफिकेट दे दिया। सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? सर्टिफिकेट हम इशू करवाते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन। उसमें क्या एल्गोरिथम काम करती है, RSA एल्गोरिथम हो गई, और उसमें फिर इंक्रिप्शन हो गया, उसमें डिफी-हेलमैन एल्गोरिथम हो गई। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर लेते हैं। तो अगर हमारी वेबसाइट सिक्योर है तो सेशन कैसा क्रिएट होगा? HTTPS। अगर हमारे पास सिक्योर वेबसाइट है तो हमारा जो सेशन क्रिएट होगा वो HTTPS होगा। और अगर हमारी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, हमने नॉर्मल वेबसाइट बनाई है, तो वो किसकी तरफ से होगी? सेशन कौन क्रिएट करेगा? HTTP क्रिएट करेगा। तो इसमें क्या है, जैसे ये सर्वर abc.com का, ये कोई ऐसा सर्वर है जिसको हम एक्सेस करते हैं यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू। सपोज तो जीमेल का सर्वर है ये जीमेल का सर्वर है। तो जीमेल का जो सर्वर है उसमें जो सेशन क्रिएट करता है वो होता है HTTPS। तो यहाँ पर जब क्लाइंट क्या करता है, यूजर नेम और पासवर्ड डालता है, एक यूजर नेम हो गया और एक पासवर्ड हो गया, तो ये जो यूजर नेम है और ये जो पासवर्ड है ये इनक्रिप्ट होके जाएगा सर्वर के पास। तो जीमेल के सर्वर के पास जो यूजर नेम, मतलब gmail.com जो भी आपका यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, ये इनक्रिप्ट फॉर्मेट में जाएगा। मतलब अगर अगर कोई भी हैकर होगा बीच में तो इसको वो देख नहीं पाएगा कि ये क्या यूजर नेम और पासवर्ड डाला गया है। बट अगर यहाँ पे यही सेशन HTTP क्रिएट करता है, वो डिपेंड करता है वेबसाइट के ऊपर, वो ऑटोमेटिक नहीं होता ये कि HTTPS हो गया HTTP हो गया। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हमारी वेबसाइट सिक्योर वेबसाइट है तो वो क्या होगा, वो HTTPS से एक्सेस होगा, मतलब पोर्ट नंबर 443 पे एक्सेस होगा। और तो अगर वो पेन नहीं सिक्योर यार? हमने, आज यार पेन की प्रॉब्लम है यार, पेन बिल्कुल ऐसे नीचे गिर गई यार, उसका वो पेन का वो खराब हो गया तो लाना पड़ेगा, अच्छा। है ना? सर नहीं आएगा, परेशान मत हो, सर नहीं आएगा, कल से रिलीज करेंगे। तो और अगर हमारी वेबसाइट ऐसी है जहाँ पे हमें कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं, जस्ट जैसे कोई कार वार देखनी है, कुछ भी है, कोई हमें इमेज देखनी है, हम नहीं चाहते हम इसमें कोई हम HTTP है, तो ये सर्टिफिकेट है ना, तो ये सर्टिफिकेट जो हमें किसी सर्टिफिकेट अथॉरिटी से लेनी पड़ती है। तो जो HTTPS का जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है ना, जैसे गूगल एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है खुद, यहाँ पे गूगल एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, जैसे यहाँ पे जीमेल है ना, देखो ये यहाँ पर ये देखो, तो ये जीमेल की वेबसाइट खुली है। अब यहाँ पर देखो ये इसमें आ रहा है क्या, लॉग बन के। लॉग का मतलब ही है कि ये HTTPS के थ्रू चल रही है। यहाँ पर इसको लॉग पे क्लिक करोगे तो हमें देखो ये सारी चीजें मिल रही है यहाँ पे। ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट,
HTTPS सेफ ऑन द वेब, ऐसा क्यों है? क्योंकि HTTPS से हो रहा है। Chrome require website the use certificate from trusted organization। एक्चुअली ये जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है ना, गूगल एक खुद का सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, इसलिए पैसे देने पड़ते हैं। अथॉरिटी का मतलब ये है कि सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, मैं थोड़ा और समझा दे रहा हूँ। अब सर्टिफिकेशन का मतलब ऐसा हो गया है, कभी कभी आपकी वेबसाइट खोलते होगे, उसमें आता होगा कि साइट नॉट ट्रस्टेड, साइट उस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, साइट नॉट ट्रस्टेड। नॉट ट्रस्टेड का मतलब ये है कि जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी, एक होता है देखो प्राइवेट सर्टिफिकेशन, एक्चुअली ये सर्वर की चीज है, बता दे रहा हूँ थोड़ा सा देखिए। देखो सर्वर हम कैसे, ये सर्टिफिकेट हमें कैसे मिल सकता है? सर्टिफिकेट एक होता है प्राइवेट सर्टिफिकेट, वो हम खुद जनरेट कर सकते हैं, वो हम खुद जनरेट कर सकते हैं। सर्वर 2012, सर्वर 2008, सर्वर 2003, सर्वर 2016-19 में होता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी, है ना, सर्टिफिकेट सर्विस होता है, सर्टिफिकेट सर्विस। तो अगर हमारी एक लोकल कंपनी है, तो ध्यान से समझना, हमारी एक लोकल कंपनी है और उस लोकल कंपनी में हम चाहते हैं जो हमारी वेबसाइट है वो सिक्योर वेबसाइट होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं वो इंटरनेट पे वो जाए, इंटरनेट से मतलब नहीं है, वो इंटरनेट पे जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ये सर्टिफिकेट है ये प्राइवेट सर्टिफिकेट है। मतलब कि ये जो हमारा एक सर्वर है, सर्वर 2016, जिसपे यूजर लॉगिन होता है, पासवर्ड डालता है, तो इस सर्टिफिकेट हम अपना खुद का सर्टिफिकेट एक इशू किए हैं, ये सर्टिफिकेट हमने इशू किया है सर्वर के थ्रू। इसको हम लोग करते थे, कई बार हम लोग STL में थे तो हम सर्टिफिकेट अपना इशू करते थे। ये हमारा सर्टिफिकेट एक ही बार होता है, ये बार बार नहीं होता। तो हमारा जो ये सर्टिफिकेट है किसके ऊपर अप्लाई होना है? www.stl.com। हमने अपने वेबसाइट को क्या कर दिया, हमने अपनी वेबसाइट को एक सर्टिफिकेट के थ्रू सिक्योर कर दिया। बट इस वेबसाइट ये जो सर्टिफिकेट था, प्राइवेट सर्टिफिकेट, इसको हमने किसी भी एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी से नहीं लिया, हमने इसको रजिस्टर नहीं कराया जाके ISP के ऊपर, मतलब गूगल वेबसाइट के ऊपर या रेडिफ के ऊपर या जितने भी ऐसे हैं जो हमें सर ये इंटरनेट। सर्टिफिकेट जो बात कर रहे हैं, ये क्या इंटरनेट के ऊपर अपलोड करते हैं कि मतलब ये हर का ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी लोड बैलेंसर पे या कोई रिक्वेस्ट आ रही है उस पे अपलोड करती है HTTPS के लिए? नहीं, लोड बैलेंसर तो अलग चीज होगी। लोड बैलेंसर जस्ट क्या करेगा, वो सर्वर को केवल वॉच करेगा सर्वर अप है या डाउन है, बस सर्वर अप है तो ट्रैफिक तो भेज देगा, सर्वर डाउन। ये सर्टिफिकेट डालते कौन है और कहाँ डालते हैं इसको? ये बता रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट होता है लोकल, एक तो होता है लोकल सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट सर्टिफिकेट। ये क्या करता है, हमारी वेबसाइट, जैसे हमारी वेबसाइट है तो हमने अपनी वेबसाइट को एक प्राइवेट सर्टिफिकेशन दे दिया, इसका मतलब है कि ये अब ये HTTPS से ओपन होगा। अब अगर HTTPS से ओपन हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंटरनेट पे ही ओपन होगा, ये हमारी लोकल वेबसाइट है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन भी ये HTTPS से ओपन हो सकता है अगर हमने प्राइवेट या लोकल सर्टिफिकेशन इशू किया है खुद, है ना। सर्वर में ये ऑप्शन होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं कि मतलब इजी है सर्टिफिकेशन क्रिएट करना, सर्टिफिकेट क्रिएट करना सर्वर पे क्रिएट करके और उसको फिर किसके साथ बाइंड कर देना, उसको बाइंड कर देना अपनी वेबसाइट के साथ। हमने सर्टिफिकेट इशू किया, उस सर्टिफिकेट को हमने बाइंड कर दिया अपने साइट के साथ। तो अब क्या होगा, वो जो हमारा साइट है उसको हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन जब भी ओपन करेंगे तो वो HTTPS से ओपन होगा। अब इस वेबसाइट के अगेंस्ट एक IP भी होगा। अगर हम अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई IP डालते हैं कि भाई इस जो STL.com है, इसका जो IP है वो 192 सपोज 10.1 है, तो ये जब भी वेबसाइट ओपन होगी तो HTTPS की थ्रू होगी, बिकॉज हमने इसके लिए एक सर्टिफिकेट क्या किया है, इशू किया है, जिसे हम प्राइवेट सर्टिफिकेट कहते हैं। ये तो पहली चीज हो गई। अब अगर हमें इसी अपने STL.com को क्या करना है, अब इस STL.com को अगर डायरेक्ट गूगल पे खोलोगे ना इस कंडीशन में, ये सिक्योर साइट तो है बट इसका हमने कोई भी किसी भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से क्या नहीं ले रखा, एक वैलिडेशन नहीं ले रखा,
तो गूगल पे ये हमें एक एरर देगा कि ये साइट नॉट ट्रस्टेड, ये साइट ट्रस्टेड नहीं है। और आपको कभी ना कभी ऑप्शन मिला जरूर होगा कि साइट नॉट ट्रस्टेड, और साइट नॉट ट्रस्टेड का ऑप्शन आने का मतलब ये है कि वेबसाइट हमारी सिक्योर नहीं है। सिक्योर है, बट इसको हमने किसी भी सर्टिफिकेट के थ्रू वो नहीं लिया है, किसी भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी के अगेंस्ट हमने कोई भी उसको रजिस्टर नहीं करा रखा। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें गूगल से या रेडिट से ये सबसे बात करनी पड़ती है, भाई हमारी वेबसाइट है, इसका सर्टिफिकेट हमने क्या इशू करवा रखा है, इसका सर्टिफिकेट हमने इशू करा लिया है खुद से। तो वो सर्टिफिकेट जब इशू करवाता है ना, वो फाइल जनरेट करता है, फाइल, ये फाइल वो फाइल दे देगा, ये जस्ट फाइल होती है। वो फाइल फिर वो गूगल वाला फाइल मांगेगा हमसे कि आपने जो सर्टिफिकेट इशू किया है अपनी वेबसाइट के अगेंस्ट, वो फाइल मुझे दे दो। हम उसको फाइल दे देंगे। तो फाइल देने के बाद वो क्या करेगा, अपने वेबसाइट पे जाके अपने जो उसका पूरा सर्वर है जाके इस फाइल को लोड कर देगा। लोड करने का मतलब है कि अब कोई भी, चाहे वो एक्सप्लोरर हो इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट का, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो रेडिट हो, चाहे वो ओपेरा हो, कोई भी हो, यूसी ब्राउजर की बात नहीं करेंगे बिकॉज चाइनीज है ना, आजकल चाइनीज रहते हम लोग को कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो ये फाइल वो अपने जो उसका सर्वर वहाँ पे डाउनलोड कर देगा। डाउनलोड करने के बाद इस वेबसाइट को हम इजीली ओपन कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। सर तो ये अगर मतलब कोई होता है। ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई हाँ। ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपना 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 जैसे कि आपने सेल बताई, वो अपना हम्म, सर्टिफिकेट तो अपने पास ही रखेगी ना, वो गूगल को क्यों देगी? सही है, वो गूगल को देखिए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, गूगल एक ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, जो क्या करती है, जो हमारी वेबसाइट को एक अथॉरिटी देती है कि किसी भी आप ब्राउजर पे खोलो, आपको कोई एरर मैसेज नहीं आएगा, तो आपको मैसेज नहीं आएगा कि ये अनट्रस्टेड साइट है। नहीं तो ठीक सर है। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहा हूँ, तो हमने जैसे जैसे एक यूआरएल बनाया छोटा सा कोई, उस यूआरएल में सर्टिफिकेट हमने अपलोड किया, बट हमने वो सर्टिफिकेट किसी आईएसओ या किसी उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया अपलोड करने के लिए, बट स्टिल वी कैन एबल टू एक्सेस द सर्टिफिकेट यूआरएल विदाउट एनी। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो खुद ही मतलब इस लेवल पे होगी कि वो खुद ही अपने ट्रस्टेड सर्टिफिकेट जनरेट कर सकती है, वो सीए ट्रस्टेड फॉर्म जनरेट करने के लेवल पे होगी, इसलिए उसको किसी और अथॉरिटी से साइन लेने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। क्या बोला भाई, आवाज क्लियर ही नहीं आई। मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है बड़ी, उनके पास खुद के पास सीए सर्टिफिकेट इशू करने की परमिशन होती है, तो उनको किसी और से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत अच्छा। बड़ी बड़ी कंपनी, ये बहुत बड़ी कंपनियां होती है जिसकी बात कर रहे थे। हाँ, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती है सर्टिफिकेट लेने की, और वो अपने अपाचे में या जो भी वो होता है ना मिडिलवेयर जिस पे हमारा एचटीटीपी और ये मतलब एप्लीकेशन चल रही होती है, उसमें एक देखो लोकेशन पे जाकर फाइल पेस्ट कर देनी होती है, वहाँ डिप्लॉय हो जाती है, बस इतनी सी कहानी है। अच्छा ये जो अच्छा फाइल, बस ये जो फाइल है ना, वही डाउनलोड करनी होती है, अपलोड करनी होती है, अच्छा अच्छा। जो सर्टिफिकेट हमें देगी। तो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके पास खुद का सबूत, खुद के सर्टिफिकेट अथॉरिटी होते हैं। तो जो छोटी कंपनियां हैं जो चाहती है कि भाई नहीं, हमें चाहिए वेबसाइट, हमें ये इंटरनेट पे चाहिए विदाउट एनी एरर मैसेज, तो दैट क्या होगा, फिर हमें उसको देना होगा। तो जो जो अथॉरिटी है, तो सर्टिफिकेट क्या करती है, इंटरनेट पे प्रॉपर चलाती है, तो ये फाइल फिर उनको देनी पड़ेगी हमें, या फिर हमें बताना पड़ेगा भाई हमारी SL.com एक वेबसाइट है, हम इसको ट्रस्टेड बनाना चाहते हैं, बस तो वो सर्टिफिकेट इशू कर देगी उसके लिए। तो ये जो सर्टिफिकेट इशू करती है वो 1 साल के लिए, ये ये फॉर एवर नहीं होता, ये हमेशा 1 ईयर के लिए। ये ये डिपेंड करता है कि हमें कैसे लिए पे करना पड़ता है, या 3 ईयर्स के लिए ये हमें वेबसाइट मिलती है। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने 1 साल तक के लिया इसको, 1 साल तक जो भी अपडेट आएंगे, जो भी अपडेट्स आते हैं ना, पैच आते हैं, पैच किसी को पता है ना, पैच जो हमारी हाँ, वेबसाइट है, जो फिर जो प्रॉपर पैच आते हैं, वो पैच वो सेंड करेगा वो। जैसे गूगल है, गूगल सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, तो ये क्या, जो भी पैच आएंगे तो वो पैच को सेंड कर देंगे कि भाई इसको आप अपलोड कर लो। ये पैच क्या होते हैं, जो वायरस के अगेंस्ट जो नए नए जो वो आते हैं, अपडेट आते हैं, उसको वो सेंड करता रहेगा 3 ईयर्स तक, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी है। तो इसके लिए भी अलग सर्वर होता है, W2 सर्वर होते हैं, कई सर्वर होते हैं, अलग चीज होता है हर चीज।
W2 सर्वर हो गया है ना, और इसका सुना होगा। और ये मतलब ये W2 सर्वर, इसके थ्रू क्या हम एक परसेंटाइज अपडेट करते हैं, सारी चीजें हैं, तो ये अलग चीज सर्वर की पार्टी के साथ। तो यहाँ पर सेशन की बात कर रहे थे हम, HTTP और HTTP है, वो डिपेंड करता है कि वेबसाइट हमारी सिक्योर है या अनसिक्योर वेबसाइट है। तो मोस्टली जो वेबसाइट है जहाँ पर पेमेंट होती है, या फिर जीमेल है या फेसबुक है, फेसबुक पहले HTTP पर था, बस फर्क ये है कि यूजर नेम और पासवर्ड इंक्रिप्ट हो जाएगा, पर हम इसको देख नहीं पाएंगे। ये कुछ अगर ये HTTPS के थ्रू जा रहा है तो इसका जो फॉर्मेट है ये ऐसा हो जाएगा, मतलब इसमें हैश आ जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये इंक्रिप्ट हो जाएगा हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड। और अगर ये HTTP से ट्रैफिक जाएगा तो ये क्लियर टेक्स्ट में जाएगा, लाइक यूजर नेम है ABC, वो भी दिखेगा, पासवर्ड है 123, तो ये भी दिखेगा। काम दोनों का एक ही है ना, काम दोनों का एक ही है। जैसे POP3 है तो POP3 की जैसे, और जितनी भी वेबसाइट हैं, जितने भी ये मेलिंग वेलिंग वाले काम करते हैं, सब में क्या है, एक सिक्योर वेबसाइट है और एक अनसिक्योर वेबसाइट है। तो स्टेशन क्रिएट करके देगा HTTP, यस या HTTP, ये तो नॉर्मल सी बात होती है। हम तो कुछ ज़्यादा ही डीप चले गए, जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं सकती। अब देखो, फॉर कम्युनिकेशन हमें IP भी चाहिए और MAC भी चाहिए, है ना। फॉर कम्युनिकेशन हमें IP भी चाहिए और MAC भी चाहिए। तो IP तो हम कैसे, सपोज 2 PC हैं, तो इन दोनों PC, एक तक IP है 192 192.168.10.1, एक PC का IP है, और दूसरे जो PC का IP है 192.168.10.2, ये दो IP है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि दो ये PC आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कैसे चेक करेंगे? भाई सिंपल सा पिंग लिखेंगे और 192.168.10.2 लिख देंगे। पिंग लिख के जैसे इंटर की प्रेस करेंगे, अगर वो कम्युनिकेट करेंगे तो रिस्पांस दे देगा, अगर नहीं करेंगे तो रिस्पांस नहीं देगा। सिंपल सा यही तो होगा। हाँ ये तो है। सर एक चीज पूछनी है, अगर मतलब जैसे जो पिंग करते हैं तो उसके लिए तो शायद हमें कुछ डिफरेंट पोर्ट भी ओपन करने पड़ते हैं, लेकिन कई बार हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट में क्या कर रहा है कि जैसे कि पिंग नहीं होते वो, पर वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो चीज कैसे होती है सर? फिर से बताना, आवाज नहीं क्लियर हो रही तुम्हारी, क्या बोल रहे हो? आगे पीछे आ रही है भाई, लग रहा है पीछे बैठा हुआ है। क्या नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे 2-3 एनवायरनमेंट ऐसे हैं सर कि उसमें 2-3 सर्वर आपस में कम्युनिकेट तो करते हैं, पर वो पिंग नहीं करते आपस में। हाँ, उसका क्या ICMP ऐसे ब्लॉक भी करते होता है हैं। क्या? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखो, हम एक चीज देखना, जब हम पिंग करते हैं, जैसे हमने www.abc.com इसको हमने एक्सेस किया, राइट। इसके लिए कौन सा हाँ प्रोटोकॉल है? HTTP प्रोटोकॉल काम कर रहा है। हाँ और जब हमने पिंग किया तो पिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है? ICMP काम कर रहा है। अच्छा अब अगर हमें पिंग को स्टॉप करना है, हम चाहते हैं वेबसाइट से एक्सेस हो जाए पर इसका पिंग ना हो, अच्छा तो पिंग के लिए हमें अच्छा ICMP को क्या करा देंगे, ब्लॉक करा देंगे। अच्छा, तो इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक पोर्ट होता है कि सारी रेंज खोलनी पड़ती है आईसीएमपी की? नहीं, ICMP का कोई पोर्ट नहीं होता। ICMP का जो ट्रैफिक है वो ICMP पे जाता है, इस पर कोई पोर्ट नहीं काम करता। HTTP पर एक्टिव काम करता है, अगर इसको हमें ब्लॉक कराना है तो हम एक्टिव ब्लॉक करा देंगे हाँ या परमिट करा देंगे। बट ICMP के लिए हमें ICMP, इसके कोई पोर्ट नंबर नहीं होता। ICMP जो काम करता है वो प्रोटोकॉल नंबर पे काम करता है, प्रोटोकॉल नंबर अच्छा नंबर 1। ओके तो अगर प्रोटोकॉल नंबर 1 ब्लॉक करा दोगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा, बट हम ICMP लिख के ब्लॉक करा देते हैं। अच्छा अच्छा ओके देखो, ICMP नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, समझना, नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। और HTTP ओके किस लेयर का प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। हाँ मैंने बताया था, जो जो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल काम करते हैं उनका क्या होता है, एक पोर्ट नंबर होता है, और जो इस और पे जो करते हैं वो प्रोटोकॉल। उनका प्रोटोकॉल नंबर होता है, हाँ प्रोटोकॉल नंबर। तो अगर हमें ICMP ब्लॉक कराना है तो सिंपल सा फायरवॉल पे जाएंगे और ICMP ब्लॉक करा देंगे, तो ICMP नहीं होगा, मतलब पिंग बंद हो जाएगा।
और अगर हम चाहते हैं पिंग हो HTTP ना हो तो हम क्या करेंगे, पोर्ट नंबर 80 ब्लॉक करा देंगे या परमिट करा देंगे, सिंपल सा HTTP ब्लॉक हो जाएगा। तो अब अगर हम किसी भी चीज को पिंग करते हैं तो पिंग में तो हमने आईपी एड्रेस लिख दिया, तो हमको पता है कि डेस्टिनेशन का जो आईपी एड्रेस है वो 10.2 है, तो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है वो 10.2 है। और आईपी एड्रेस किस लेयर पे काम करता है, आईपी एड्रेस किस लेयर पे काम करता है, लेयर 3 पे। मैक एड्रेस किस लेयर पे काम करता है, लेयर 2 पे। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर पिंग जैसी लिखेंगे, पिंग लिखते ही आईसीएमपी प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाएगा। आईसीएमपी प्रोटोकॉल के दो पार्ट होते हैं, इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई। आईसीएमपी के दो पार्ट होते हैं, इको रिक्वेस्ट कौन भेजेगा, सोर्स पीसी, रिप्लाई कौन करेगा, डेस्टिनेशन पीसी रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आईसीएमपी मैसेज नहीं जाता है, कब तक नहीं जाएगा, जब तक ये जो सोर्स वाला जो पीसी है, जब तक डेस्टिनेशन पीसी को फाइंड आउट, डेस्टिनेशन पीसी का मैक फाइंड आउट नहीं कर लेगा। यहाँ पर विदाउट मैक कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो दैट जो आईसीएमपी प्रोटोकॉल है वो क्या काम करता है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट एआरपी मैसेज जनरेट करेगा। आईसीएमपी नहीं करेगा, एक प्रोसेस है कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल जनरेट होगा, एआरपी प्रोटोकॉल जनरेट होगा। क्यों जनरेट हुआ एआरपी, एआरपी जनरेट इसलिए हुआ टू फाइंड आउट मैक एड्रेस। ऑटोमेटिक होता है सब मैक एड्रेस किसका, डेस्टिनेशन पीसी का, डेस्टिनेशन पीसी का। आईसीएमपी पिंग हमने लिखा, पिंग आईसीएमपी यूज करेगा, आईसीएमपी यहाँ पर नहीं जा पाएगा, रिक्वेस्ट नहीं भेजी, रिक्वेस्ट नहीं जा पाएगा। रीजन क्या है कि सोर्स पीसी के पास डेस्टिनेशन पीसी का मैक नहीं है, तो मैक ना होने की वजह से इको रिक्वेस्ट मैसेज स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पर एआरपी जाएगा फाइंड आउट करने, क्या मैक एड्रेस फाइंड आउट करने जाएगा। तो इस रीजन से क्या होता है, मैक यहाँ पर एआरपी मैसेज चलते हैं। एआरपी मैसेज देखने के लिए यहाँ जो कमांड है एआरपी -a, ARP -a, इस कमांड से हम देख सकते हैं आर्क टेबल कहाँ बनती है, ये पीसी पे। आर्क टेबल देख लेंगे, आर्क टेबल में किसकी दिखेगी, डेस्टिनेशन पीसी का मैक दिखेगा। ARP -a से डेस्टिनेशन पीसी का मैक दिखेगा। और अगर मैक नहीं होगा तो पिंग लिखते ही सबसे पहले ARP मैसेज जाएगा, ARP मैसेज जाएगा डेस्टिनेशन का मैक सर्च करने, ऑटोमेटिक डायनेमिक होगा, तो मैक एड्रेस लर्न करके लाएगा। उसके बाद फिर क्या जाएगा, फिर आईसीएमपी मैसेज जाएगा। अभी प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ इसका। इसके बाद आईसीएमपी मैसेज जाएगा। तो पहली बार एआरपी मैसेज क्यों गया, बिकॉज डेस्टिनेशन का मैक नहीं था। तो डेस्टिनेशन का मैक फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आईसीएमपी मैसेज जाएगा, और आईसीएमपी अगर मैसेज गया तो यहाँ पर नेटवर्क लेयर स्टार्ट हो जाएगा, और अगर एआरपी गया तो यहाँ पर डेटा लिंक स्टार्ट हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर। तो यहाँ पर लेयर 3, लेयर 2 और लेयर 1 फिजिकल लेयर भी यूज होगी, बिकॉज फिजिकल लेयर के बिना कम्युनिकेशन होगा नहीं। नेटवर्क लेयर बिकॉज हमने आईपी यूज किया है, और डेटा लिंक लेयर क्यों आया, बिकॉज मैक एड्रेस यूज हो रहा है। तो यहाँ पर तीनों लेयर यूज होंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर यूज नहीं होगा। जब हम पिंग करेंगे तो कौन कौन सा लेयर यूज होगा, नेटवर्क लेयर होगा, डेटा लिंक लेयर होगा, फिजिकल लेयर होगा। अच्छे लोग नहीं बता पाते CCNA में कि पिंग में कौन कौन सी लेयर यूज होती है, लोग ट्रांसपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। मैंने बता रखा है यहाँ पर कि ट्रैफिक जनरेट करने का काम दो लेयर के पास है, एक एप्लीकेशन लेयर जहाँ से ट्रैफिक जनरेट होता है, और वो कब होगा, जब ट्रैफिक कौन सा होगा, ट्रैफिक होगा, FTP ट्रैफिक होगा, जो प्रोटोकॉल काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। और अगर आईसीएमपी यहाँ पर जनरेट हुआ है मैसेज, तो आईसीएमपी काम करता है नेटवर्क लेयर पे। तो जब
ट्रैफिक जनरेट ही नेटवर्क लेयर से हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का यूज ही नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट कब यूज होगा? जब हम HTTP करना यूज करेंगे, तब एप्लीकेशन लेयर आएगा बीच में। और एप्लीकेशन लेयर अगर बीच में आ गया, इसका मतलब और कौन सी लेयर होनी है यूज, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर बीच में आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर भी आएगा फिर बीच में। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग TCP UDP यूज होगा। अगर HTTP यूज किया तो क्या यूज हो जाएगा? TCP। सब दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने पिंग लिखा और सोर्स आईपी के सोर्स पीसी के पास डेस्टिनेशन पीसी का मैक नहीं है, तो क्या स्टार्ट होगा? आर्क मैसेज स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आर्क मैसेज स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक कोई डाउट ही नहीं थी तो? नहीं सर। अब देखो, आर्क मैसेज दो बार यहाँ पर जनरेट होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। एक फर्स्ट आर्क कौन सा होता है? जो फाइंड आउट करता है मैक, ठीक है, पहला आर्क। एक दूसरा आर्क भी होता है, कोई बताएगा क्या आर्क है ये? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ऑटोमेटिक कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी। एक होता है ग्रेशियस आर्क, एक होता है ग्रेशियस आर्क। ग्रेशियस आर्क का काम क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। ग्रेशियस आर्क, ये स्पेलिंग होनी चाहिए यार। ग्रेशियस आर्क, देखो दो टाइप के आर्क हैं। एक आर्क तब स्टार्ट होगा जब मैक एड्रेस पे होगा डेस्टिनेशन पीसी का, और जो ये वाला जो ग्रेशियस आर्क है, ये कब स्टार्ट होता है? जब हम पीसी पर आईपी एड्रेस डालते हैं, व्हेन, और क्यों होता है बता रहा हूँ। व्हेन कॉन्फ़िगर आईपी ऑन पीसी और एनी डिवाइस, तो पीसी लिख देता हूँ, राउटर भी है, सब है ये पीसी। क्यों स्टार्ट हुआ? बिकॉज जब जैसे हम किसी भी पीसी पे आईपी डालते हैं, तो सबसे पहला काम ये होता है, वो चेक करने जाता है क्या ये आईपी एड्रेस किसी और पीसी पे कॉन्फ़िगर तो नहीं है, तो ये वाला आईपी किसी और पीसी पर तो कॉन्फ़िगर नहीं है। कभी भी आप देखो, अगर आप दो सिस्टम पे एक ही आईपी डाल दो और एक ही नेटवर्क में है, तो आपको आ जाएगा मैसेज आईपी कॉन्फ्लिक्ट का, आईपी कॉन्फ्लिक्ट, और ये ऑटोमेटिक होता है। इसके पीछे कुछ क्या काम करता है? ग्रेशियस आर्क। जैसे ही आप किसी भी पीसी पे आईपी डालोगे, राउटर पे आईपी डालोगे, फर्स्ट टाइम, ओनली फर्स्ट टाइम होता ही है, तो वो क्या स्टार्ट हो जाता है वहां पर? ग्रेशियस आर्क स्टार्ट हो जाता है। और ग्रेशियस आर्क क्या फाइंड आउट करता है? आईपी कॉन्फ्लिक्ट। अगर वो किसी और पीसी पे आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है, तो ग्रेशियस आर्क का रिस्पांस नहीं आएगा। यहाँ पर ये वाला जो आर्क है, इसका रिस्पांस आता है। यहाँ पर दो मैसेज चलते हैं, आर्क रिप्लाई, आर्क रिक्वेस्ट एंड आर्क रिप्लाई, आर्क रिप्लाई। बट इस वाले ग्रेशियस आर्क का रिप्लाई तभी आएगा जब कोई आईपी, वही सेम आईपी दूसरे पीसी पे कॉन्फ़िगर होगा। तो जो नॉर्मल आर्क है, इसको हम नॉर्मल आर्क कहते हैं, वो कब स्टार्ट होगा? जब डेस्टिनेशन का मैक नहीं होगा, नॉर्मल आर्क। ग्रेशियस आर्क कब स्टार्ट होगा? हमेशा स्टार्ट होगा जब फर्स्ट टाइम हम किसी पीसी पे आईपी डालते हैं। क्यों स्टार्ट हुआ? आईपी एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए। आईपी एड्रेस का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने देता। मतलब अगर दो पीसी पर एक ही आईपी है, सेम आईपी चल रहा है, तो वो आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो। इसके पीछे रीजन क्या है? ग्रेशियस आर्क क्या करता है? चेक करता रहता है कि यहाँ पर आईपी एड्रेस सेम आईपी कॉन्फ़िगर है या नहीं। अगर है तो आपको ग्रेशियस आर्क का रिप्लाई आएगा, अगर वो सेम आईपी किसी भी पीसी पर नहीं है, तो ग्रेशियस आर्क का रिप्लाई नहीं आएगा। तो डिफरेंस क्लियर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल आर्क और ग्रेशियस आर्क?
सर ये हमारे को यूज कहाँ होगा, मतलब वो इंटरनली यूज होगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, कि मतलब हम लोग को कुछ तो नहीं करना होगा इसमें? तो कोई भी आर्क यूज होगा तो वो डेटा लिंक लेयर पे होगा ना। ARP डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है। अच्छा अब यूज करने में देखो, यूज करने वाली बात नहीं है यहाँ पर अभी। जब अब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो या नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, अब CCNA कोर्स करो तो पूरा ही करवा दो, इसका मतलब है ना। जी देखो यहाँ पर इतनी चीज हो गई। अब इसमें तो डिफरेंस क्या है, चीज देखना। जब हम किसी पीसी पे आईपी डालते हैं, जैसे हम किसी पीसी पे आईपी डालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर वो चेक करेगा सोर्स आईपी। अब देखो, एक पैकेट बना के एक हेडर बना के भेजेगा, सोर्स आईपी में क्या डालेगा, अपना ही आईपी डालेगा। ग्रेशियस ऐप के बारे में बता रहा हूँ कि ग्रेशियस ऐप है, जैसे हम किसी भी पीसी पे आईपी डालेंगे वो सबसे पहला काम क्या करेगा, AWS भी ऐसे ही पढ़ोगे डिटेल में। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, यूट्यूब में सब लोग पढ़ के आते हैं फिर कहते हैं यार ये तो हमने कर लिया, तो पढ़ना स्टार्ट करो AWS तो डिफरेंस आ जाएगा समझ। चलो अपना सही कराएंगे। सोर्स आईपी क्या जाएगा ग्रेशियस आर्क में, सोर्स आईपी क्या जाएगा, सोर्स आईपी जाएगा 10.1। सपोज हमने किसी पीसी को 10.1 आईपी असाइन कर दिया, तो वो सबसे पहला काम करेगा ग्रेशियस आर्क स्टार्ट करेगा। मैंने बताया फर्स्ट टाइम ग्रेशियस आर्क स्टार्ट होगा, फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम ग्रेशियस आर्क क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ये ग्रेशियस आर्क। तो सोर्स आईपी में जाएगा अपना, और ग्रेशियस आर्क क्या करता है, टारगेट आईपी भेजता है। ये हेडर है, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी नहीं लिखता, ये टारगेट आईपी, समझना, टारगेट आईपी। और टारगेट आईपी में भी अपना ही आईपी भेजता है ये, चेक करने के लिए कि भाई ये आईपी किसी और को तो असाइन नहीं है, राइट। और कोई भी मैसेज बिना मैक के नहीं जाता, तो इसका सोर्स मैक भी जाएगा। सोर्स मैक इसको पता होगा, भाई अपने पीसी को तो अपना मैक पता होगा ना, सपोज सोर्स मैक है एबीसी, बट इसको डेस्टिनेशन मैक के बारे में नहीं पता होगा, बिकॉज ये ग्रेशियस आर्क है। जब तक नॉर्मल आर्क नहीं जाएगा तब तक डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, टारगेट मैक, जब तक मैक के बारे में पता नहीं है। तो टारगेट मैक में क्या भेजेगा, यहाँ से देखना, टारगेट मैक में ये क्या भेजेगा, टारगेट मैक में ये भेजेगा 12 टाइम्स 0। इसका मतलब ये है, यही पता करना है यहाँ पर कि किसी पीसी को अगर ये आईपी असाइन है तो वो तुरंत रिस्पॉन्स करे, वो तुरंत रिस्पॉन्स करे। और रिस्पॉन्स में क्या आएगा, आईपी कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, राइट। और हर हेडर के साथ एक लेयर टू हेडर हमेशा लग के जाएगा। ये तो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी है, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक है, टारगेट मैक है। और इसमें क्या ऐड हो जाएगा, एक ईथरनेट हेडर हो जाएगा। लेयर 2 को हम एक ईथरनेट लेयर भी बोल सकते हैं, ईथरनेट, ईथरनेट हेडर हमेशा लगेगा। इसमें क्या लगता है, क्योंकि ये डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा है तो सोर्स मैक लगेगा, वो क्या होगा, इसको पता है अपना मैक। और डेस्टिनेशन मैक, अब यहाँ पर टारगेट नहीं होगा इथरनेट हेडर पे, डेस्टिनेशन मैक, यहाँ पर डेस्टिनेशन मैक में आएगा ब्रॉडकास्ट मैक। ब्रॉडकास्ट मैक होता है 12 टाइम मैक। ये पूरा जो मैसेज है वो भेज दिया जाएगा पूरे नेटवर्क पे, हर पीसी के पास, जितने भी पीसी होंगे। कैसे पता चलेगा कि ग्रेशियस आर्क है या नॉर्मल आर्क है, ग्रेशियस आर्क में हमेशा टारगेट आईपी खुद का होगा। अगर ये नॉर्मल आर्क होता ना तो यहाँ पर जो टारगेट आईपी वो 10.2 होता है, क्योंकि वो नॉर्मल आर्क का भी स्टार्ट होगा। जब पिंग लिखेंगे तो पिंग लिखते क्या होगा, पिंग तो हम दूसरे का लिखेंगे, तो ग्रेशियस आर्क में खुद का आईपी होगा, नॉर्मल आर्क में डेस्टिनेशन का आईपी होगा। बाकी सारे मैसेज सेम रहेंगे, इतना फर्क है बस। ये नॉर्मल आर्क का पैकेट बनाया मैंने, और ये
ग्रेशियस आर्ट का पैकेट है। तो प्रैक्टिकली दिखा दें इसको क्या एक बार, और क्लियर हो जाएगा। दिखा दो सर। इसका वो कब तक तैयार होकर मिल जाएगा? ये अपना वो म्यूट कर दो। तो पैकेट किस तरह से हमें प्रोवाइड कराएगा, पीसी, राउटर, स्विच। ये पैकेट के साथ डाउनलोड कर लो। इसमें राउटर, पीसी, स्विच सब हमें क्या मिल जाएगा, वर्चुअल मिल जाएंगे। इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा आगे अभी। तो जब नॉर्मल आर्क स्टार्ट होगा तो केवल 2 ही लेयर काम करेंगी, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। जब सिंक करेंगे तो नेटवर्क लेयर भी स्टार्ट हो जाएगा, डेटा लिंक भी स्टार्ट हो जाएगा और फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। जब कोई एप्लीकेशन यूज करेंगे लाइक HTTP हो गया, तब एप्लीकेशन भी स्टार्ट होगा, ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा और सारे लेयर स्टार्ट हो जाएंगे। अभी AWS में ना ये सब चीजें बहुत यूज होती है, फ्रिक्वेंटली यूज होती है। इसी वजह से AWS क्लियर नहीं हो पाता कई लोगों को, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता ये क्या हो रहा है, ICMP क्या है, आज क्या चल रहा है, और वहां पे यूज होती है सारी चीजें। देखो 2 PC लगाया हमने। तो ये आपको AWS में पूरा आर्क दिखेगा क्या? आपको बना कन्फिगर करना पड़ेगा? नहीं, वहाँ पे सब काम ऑटोमेटिक होगा, लेकिन वहाँ पे तो पता होना चाहिए सारी चीजें ना। ICMP हमें ब्लॉक कराना है या कुछ भी हमें करना है तो वहाँ पे सब पता होना चाहिए, सारे प्रोटोकॉल, सारे पोर्ट नंबर, लेयर के बारे में। जैसे अभी अभी जैसे रोहित ने पूछा कि इनका ICMP ब्लॉक है बट ये साइट एक्सेस कर लेते हैं। रोहित ये क्वेश्चन था। तो ये भी CCNA में बताऊंगा मैं आगे, अभी जब अभी आगे ये भी बताऊंगा कैसे होता है, ये भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। और यही चीज हमें AWS पे करनी पड़ती है। अगर आप अमेजन के डेटा सर्वर पे वहां जाके काम करेंगे एज अ नेटवर्क इंजीनियर, तो आपको यही सब काम करना होगा। सर आपने बोला नेटवर्क AWS के नेटवर्क इंजीनियर, मतलब क्या AWS के नेटवर्क इंजीनियर को ये सब चीजें आनी चाहिए, AWS वालों को आनी चाहिए, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर को? तो ऐसा एक तो अमेजन हायर कर लेती है एज अ नेटवर्क इंजीनियर, जो उनके वेयर हाउस में काम करते हैं ना। जैसे फायरवॉल मैनेज करना, उनके पास भी तो पूरा नेटवर्क सिस्टम है, उनका फिजिकल है। जो AWS अपने पास यूज करते हैं सर्वर, उनका अपने पास फिजिकल चीज है ना, उनका तो फिजिकल है, वो हम एज अ वर्चुअल यूज करते हैं। जो जैसे उनके पास 1 TB का हार्ड डिस्क है, तो उनका तो फिजिकल रखा हुआ उनके पास ना, हम उस चीज को वर्चुअल यूज करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं वो क्लाउड पे है। तो AWS के पास भी तो फायरवॉल लगे हैं अपने, वो फायरवॉल को मैनेज करना, AWS के पास अपने ACL लगे हुए हैं, राउटर पे ACL को मैनेज करना। और अगर हम एज AWS करके जा रहे हैं, किसी कंपनी में जा रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में, ये चीज़ बैकएंड में यूज हो ही नहीं ACL। अभी आगे VPC में देखोगे, नेटिंग, ACL, ये सारी चीज़ें देखोगे, तो कैसी यूज हो रही है ये करने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 PC है, देखो लगा दिया हमने, और यहाँ पर कनेक्शन करना है, तो आगे समझाऊंगा इस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कनेक्शन के लिए देखो ये चीज़ है, जो ये तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसको ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है, ऑटोमेटिक टू कनेक्शन टाइप, इसको क्लिक करेंगे और जाके इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और सारे पे क्लिक करेंगे। अभी तक हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया किसी चीज पर, सिंपल सा हमने क्या किया है, सिर्फ PC को कनेक्ट किया है। IP एड्रेस देने से पहले यहाँ पर देखो 2 चीज दिख रही है, रियल टाइम एंड सिमुलेशन। राइट, शो हो रहा है रियल टाइम एंड सिमुलेशन। सिमुलेशन में हम इंटरनल पैकेज को देख सकते हैं, रियल टाइम में नहीं देख पाएंगे। अगर हमें वो देखना है, अगर हमें इंटरनल पैकेज देखना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सिमुलेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, और हमें इसमें इंटरनल मैसेज देखने हैं। तो सिमुलेशन पे क्लिक किया, अब यहाँ पर ये देखो बन के आ गया ये। अभी हमने IP नहीं दिया है,
तो जैसे ही आईपी देंगे तो कौन सा आर्क स्टार्ट होगा, ग्रेशियस आर्क या नॉर्मल आर्क? ग्रेशियस आर्क। इस वाले पीसी को हमने आईपी दिया 192.168.10.1 और क्लास 3 का है तो ऑटोमेटिक सफेद मार्क्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो आर्क स्टार्ट हुआ, जैसे आईपी दिया कोई पिंग नहीं किया, एक आर्क स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिक, दिख रहा है साइड में। इस आर्क को ओपन करो जरा, इस पैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सी लेयर यूज हो रही है, केवल लेयर 2 और लेयर 1। देखो ये बाकी सारी लेयर क्या है, ग्रे आउट है, और कोई लेयर यूज नहीं हो रही है। अब देखो यहाँ पर आउटबाउंड P2 डिटेल देखना हमें। अब देखो ये ईथरनेट हेडर दिखाया था मैंने, जिसमें सोर्स आईपी क्या है, तो सोर्स मैक क्या है, ये वाला, ये सोर्स मैक है। सोर्स मैक का मतलब इस पीसी का मैक है, ये दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ लिखा है ना सोर्स एड्रेस ये, और डेस्टिनेशन क्या है 12 टाइम एफ, और ये कौन सा हेडर है, ईथरनेट हेडर। और देखो ये ग्रेशियस आर्क है, यहाँ लिखा नहीं है बट मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे वेरीफाई करोगे। सोर्स आईपी क्या है 10.1, टारगेट आईपी क्या है 10.1, टारगेट मैक क्या है 12 टाइम्स 0, सोर्स मैक क्या है, सोर्स मैक इस पीसी का मैक है, और इस पीसी का मैक मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे वेरीफाई करेंगे। मैक कॉन्फिग पे जाओ, मैंने पीसी ओपन किया, कॉन्फिग पे गए, कॉन्फिग पे या ईथरनेट पे जाओ, क्योंकि लैन कार्ड का ही मैक होता है, ईथरनेट पे जाओगे, ये देखो मैक, और यहाँ पर हमने क्या किया, मैक इसका पेस्ट कर लिया अंडरस्टैंड करने के लिए क्या मैक है। ठीक है, अब इसको फिर से देखो, इसका मैक क्या है लास्ट में 2EDE, देख लो इसको, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन और ये टारगेट मैक। कैसे वेरीफाई करेंगे ग्रेशियस आर्क है, अगर एग्जाम में मतलब आपके एग्जाम में क्या आएगा, आपको क्या जॉब की जरूरत है। देखो यहाँ पे सोर्स मैक, ये टारगेट आईपी और सोर्स आईपी सेम है, इसका मतलब ये आर्क कैसा आर्क है, ये ग्रेशियस आर्क है। ये फाइंड आउट करने जा रहा है क्या, कहीं पर आईपी कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है, बस। तो अब ये जो पैकेज चलाने वाला देखो ये चाहिए है, अभी देखो पैकेज स्टॉप है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज हमने सिमुलेशन चला रखा है। अगर रियल टाइम होता तो कुछ देख ना पाते हम, ये सारी चीजें बैकएंड में हो जाती। तो यहाँ पर ये पैकेज चलाएंगे हम, देखो ये वाला, इसका रिस्पॉन्स इसको नहीं मिलेगा, बिकॉज क्या है, इस वाले पीसी के पास कोई भी आईपी नहीं है। ये चेक करने जाएगा कि कोई आईपी है या नहीं है, तो नहीं है। अब देखो मैं चलाने जा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर प्ले है ना, तो मैं चलाने जा रहा हूँ, इसके पास पहुंच गया, बस ये क्रॉस हो गया, यहाँ से खत्म, ये हो गया ग्रेशियस आर्क। अब अगर इस वाले पीसी को हम आईपी देते हैं, इस वाले पीसी को, जैसे हम किसी भी पीसी को आईपी देंगे अगेन, ये फिर क्या कर देगा, फिर से ये ग्रेशियस आर्क स्टार्ट कर देगा। किसी भी डिवाइस को जब फर्स्ट टाइम हम आईपी देते हैं, तुरंत वो ग्रेशियस आर्क भेजता है पूरे नेटवर्क में, चेक करने के लिए कहीं आईपी कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है। तो देखो हम इस वाले पीसी को आईपी देने जा रहे हैं, इस वाले पीसी का जो आईपी हम रखेंगे 192.168.10.1, इस वाले पीसी का जो आईपी रखेंगे 192.168.10.2, ये आईपी इसका। तो जैसे इस पीसी को आईपी देंगे ग्रेशियस आर्क दिख जाएगा, देखो आईपी देने जा रहे हैं, और यहाँ पर ध्यान देना राइट पे, यहाँ पर
192.168.10.2 और जैसे सबमिट पाथ मिला गलत हुआ 192.168.10.2 और यहाँ पर देखो फिर से आप स्टार्ट हो गया। ये ग्रेशियस आर्प है, कैसे वेरीफाई करेंगे? हटाते हैं इसको, आईपी तो असाइन कर दिया ना, इस पैकेट को ओपन करो। लेयर 2 लेयर 1 ही काम आएगा बस, लेयर 3 काम नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर कोई भी अभी आईपी एड्रेस यूज नहीं हो रहा, जस्ट यहाँ पे आर्प मैसेज जा रहे हैं। सोर्स आईपी क्या है? 10.2। टारगेट आईपी क्या है? 10.2। जब सोर्स टारगेट दोनों ही सेम हो तो ग्रेशियस आते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? क्यों आशीष, जैन, मनीष, रोहित, सत्यम, सोमनाथ, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर मेरे को ठीक है। क्या चीज? कोई डाउट नहीं। सोमनाथ ही बोल रहा है सर, नो डाउट। अब देखो हो गया ग्रेशियस आप, अब इसको हम चलाएंगे तो इसके पास जाएगा चेक करने, इसके पास 10.2 है नहीं, इसके पास एक अलग आईपी है, तो कोई बात ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा पैकेट। अगर यहीं पे हम सेम आईपी यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देते जो डिफरेंट है, हटाते हैं इसको, यहाँ पर हम डालते हैं 192.168.10.2 जो डेस्टिनेशन पीसी का आईपी है। आर फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब की देखो क्या हुआ, आर स्टार्ट होगा और यहाँ पे 10.2 डाल दिया और 10.2 देखो, और वीडियो डिटेल पे देखो, सोर्स आईपी 10.2, टारगेट आईपी 10.2। अब ये जाएगा इसके पास और इसके पास ऑलरेडी असाइन है, तो ये इसको एक मैसेज भेज देगा कि भाई ऑलरेडी हमारे पास असाइन है, तो इसको एक मैसेज आ जाएगा आईपी कॉन्फ्लिक्ट का। चलाते हैं, देखो ये इसके पास गया और वो किसकी आईपी को मानेगा कि वो कौन सी वैलिड, मतलब हर दोनों तो अपने आप को एक वैलिड आईपी मानेंगे, बट कौन सी आईपी जो होगी जिसको पहले असाइन हो गया। अच्छा इसको पहले असाइन हो गया, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क। तो ये मैसेज कौन लेकर आया? ग्रेशियस आर्प। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक 192.168.10.1 कॉन्फ़िगर कर देंगे, क्योंकि आईपी फिर से कॉन्फ़िगर किया है, तो क्या होगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसके पास आईपी है, किसका आईपी गया था? उसका जो तुमने बाद में डाला था। अब देखो नॉर्मल आर, अब तक तो हमने देखा ग्रेशियस आर। खत्म करते हैं इसको, रियल टाइम पे आते हैं, खत्म हो जाएगा, फिर से सिमुलेशन पे आते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पिंग, और पिंग से पहले आईसीएमपी से पहले क्या जाएगा, आर्प जाएगा। रीजन क्या है, मैक नहीं है। कैसे पता चला मैक नहीं है? कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाओ, ARP -A लिखो। ये फाइंड आउट करने के लिए क्या डेस्टिनेशन पीसी का मैक है या नहीं है। ARP -A, कोई आर्प इसके पास टेबल नहीं है, कोई आर्प टेबल नहीं है। आर्प टेबल न होने की वजह से क्या करेगा, ये ग्रेशियस आर्प स्टार्ट करेगा, वो सॉरी नॉर्मल आर्प स्टार्ट करेगा। और नॉर्मल आर्प में क्या होगा, सोर्स आईपी एंड टारगेट आईपी डिफरेंट होंगे, सोर्स आईपी एंड टारगेट आईपी अलग अलग होंगे। तो देखो, तो यहाँ पर अब हम पिंग लिखेंगे, पिंग, सिमुलेशन चल रहा है, यहाँ पिंग लिखा 192.168.10.2 और पिंग क्या यूज करता है, आईसीएमपी। बट आईसीएमपी जाने से पहले क्या चला जाएगा, आर्प मैसेज जाएगा मैक एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे आईसीएमपी जाना था, नहीं गया, यहाँ पे आर्प गया है। तो ये जो ये मैरून कलर का आईसीएमपी और जो ग्रीन कलर का वो आर्प मैसेज जा रहा है। अब आर्प, पहले मैं ग्रीन कलर वाला खोलता हूँ, आर्प मैसेज खोलता हूँ। अभी तक लेयर 2 और लेयर 3 की बात हो रही है, लेयर 1 की बात हो रही है बस, क्योंकि आर्प मैसेज है। आउटबाउंड खोलो, सोर्स आईपी 10.1,
टारगेट आईपी 10.2 कैसा आर्फ है, नॉर्मल या ग्रेशियस? नॉर्मल। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, टारगेट मैक भी वही है, सोर्स मैक जो था वही है, ईथरनेट हेडर में सब सारी चीजें सेम रहेगी। नॉर्मल और ग्रेशियस साथ में एक ही डिफरेंस है, सोर्स आईपी और टारगेट आईपी का डिफरेंस है बस। ये देखो टारगेट आईपी, ये क्या करने जा रहा है, ये मैक एड्रेस फाइंड आउट करने जा रहा है। तो मैक एड्रेस फाइंड आउट करने में देखो अभी तक इसका भी आरपी मैसेज देखो, इसका जो आर टेबल वो ब्लैंक रहेगा, ये आरपी माइनस है। बट जब ये वाला मैसेज के पास पहुंचेगा, ये ग्रीन वाला, अभी मैं बैक पैकेट चला रहा हूँ, तो जब ये वाला हेडर इसको मिलेगा तो देखेगा कि एक सोर्स मैक यहाँ से आया है जिसका आईपी 10.1 है। तो जब ये वाला हेडर इसको मिलेगा डेस्टिनेशन पीसी को, तो ये अपना आर्क टेबल क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। ये भी अपना आर्क टेबल मेंटेन कर लेगा। इसको पता चल जाएगा कोई सोर्स आईपी 10.1 है जो एक रिक्वेस्ट भेजा है मैक पता करने के लिए, तो बट उसका तो मैक लग के आ रहा है ना सोर्स मैक, तो अपना वो आर्क टेबल मेंटेन कर लेगा। जिसको मैं चला रहा हूँ मैसेज, ये गया इसके पास, जैसे इसको मिला ये रिस्पॉन्स करेगा, ये रिस्पॉन्स आ गया। स्टॉप करते हैं। अब देखो इसके पास ARP माइनस है, आ गया इसका मैक 10.1 वाले का मैक आ गया इसके पास। अब मैक, इसका भी मैक आ गया और इस वाले पीसी के पास भी मैक पहुंच चुका है। देखो ARP माइनस है, इसका भी मैक आ गया, 10.2 वाले का मैक आर्प लेके आ गया। क्या अब आर्प जाएगा? अगर अब फिर से हमने पिंग लिखा तो क्या अब आर्प जाएगा? अब आर्प नहीं जाएगा, सीधे ICMP मैसेज जाएगा, पिंग 10.2। राइट में देखना, यहाँ पर फिर से पिंग करा रहे हैं, कोई आर्प दिखा भी यहाँ पे? नहीं दिखा। सीधे क्या जाएगा, ICMP मैसेज चला दे रहा हूँ मैं, ICMP, कोई आर्प नहीं, सीधे ICMP। और अगर ICMP गया है तो कौन सी लेयर स्टार्ट हो गई? लेयर 3 भी स्टार्ट हो गई। देखो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर clear। यार आज कहीं पे रखते हैं ना, थोड़ा सा काम मुझे, फिर कल स्टार्ट करेंगे आगे। और ठीक है, ठीक है सर। चलो यार रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आज मैं, देख लेना एक बार। ठीक है। जी। Okay, sir. Thank you, sir.